नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। एक था इंडी अलायंस, था इसलिए क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अधिकांश क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के विरोध में जाकर के आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी दलों के बीच में कोई सहमति नहीं बनी है। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है या कुछ नेताओं द्वारा तो ऐसा कहा भी जा रहा है कि इंडी अलायंस को खत्म कर देना चाहिए। अब इस बात की शुरुआत हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव से काफ़ी पहले बन गया था। उसके बनने के बाद 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। वो राज्य थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मीडिया ने और ख़ास तौर से जो एंटी मोदी मीडिया है या एंटी बीजेपी मीडिया है, उसने एक माहौल बना दिया था कि तीनों राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। 2 राज्यों में उसकी तो पहले से सरकार थी, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार थी। तो इस तरह का माहौल बनाया गया कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं सकता। हर हाल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लौटेगी। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनाएगी। बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर है और राजस्थान में भी कांग्रेस कांटे के मुकाबले में है, लेकिन मजबूत है। नतीजा क्या हुआ? जब चुनाव नतीजे आए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ हो गई, मध्य प्रदेश में भी करीब-करीब साफ हो गई और राजस्थान में जरूर थोड़े से मुकाबले में रही, लेकिन सत्ता पा जाएगी ऐसी किसी स्थिति में वो नहीं आई, यानी बहुमत से बहुत दूर रह गई। जब मीडिया ने यह माहौल बनाया था तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को ये लगा था कि अगर हम इन तीनों राज्यों में अपने दम पे सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो लोकसभा चुनाव में हम ज्यादा बेहतर बार्गेन कर पाएंगे। और इसके चलते तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने किसी अन्य दल को कोई सीट नहीं दी थी। जहां तक राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल को शायद 1 या 2 सीटें दी थी, बाकी कहीं किसी को कोई सीट नहीं दी थी। चुनाव नतीजे आए, चुनाव नतीजे कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत चले गए, क्योंकि जब उसके सहयोगी दलों ने मांग की कि हमको कुछ सीटें दीजिए, तो सबसे पहला बयान कांग्रेस ने उस समय पर दिया था कि ये चुनाव लोकसभा गठबंधन के लिए है, न कि विधानसभाओं के लिए। और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में उस समय बहुत ज्यादा तल्खी हो गई थी। समाजवादी पार्टी कुछ सीटें डिमांड कर रही थी कांग्रेस से मध्य प्रदेश में, और उस समय जो वहां पर यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता थे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, कमलनाथ, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था जो बहुत ही एम्बैरेसिंग था समाजवादी पार्टी के लिए। इसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में सभी पार्टियों ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा, लेकिन वो एकजुट ऐसा ही था कि जहां क्षेत्रीय दलों को लगता था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उनको कुछ लाभ हो जाएगा, वहां पे गठबंधन था, और जहां पे उनको लगता था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कुछ हासिल नहीं होगा, तो इंडी अलायंस में रहते हुए भी उन दलों ने गठबंधन नहीं किया था। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी और वहां पर ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर के अलग चुनाव लड़े। ये सारे के सारे इंडी अलायंस का हिस्सा थे। केरल में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ी, जबकि ये दोनों इंडी अलायंस का हिस्सा थे। इंडी अलायंस अगर सही पूछो तो केवल 2 राज्यों में या 3 कह लीजिए, 3 राज्यों में ठीक ढंग से चुनाव लड़ा। एक था महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, और कुछ हद तक आप कह सकते हैं तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस का कुछ बहुत प्रभाव था ऐसा नहीं था। वहां पर डीएमके लीडिंग पार्टी है और वहां के कुछ क्षेत्रीय दल जो 2-2 3-3 विधानसभाओं की पार्टियां हैं या एक जिले की पार्टियां हैं, उस तरह का एक बड़ा गठबंधन डीएमके का ऑलरेडी है और उसी में कांग्रेस भी सम्मिलित था। लोकसभा चुनाव में भी जब उनको सफलता हाथ नहीं लगी का मतलब ये कि जब वो
सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आए, उसके बाद कुछ विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी और कुछ क्षेत्रीय दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुआ। तो जम्मू कश्मीर जहां पर कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं थी, वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी सीटें दी, घाटी में भी दी, जम्मू में भी दी और वहां पर वो शायद 6 या 7 सीटें जीतने में सफल हुए और सारी की सारी सीटें घाटी से आईं। घाटी में अगर कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी सीट नहीं देती, तो जो सीटें कांग्रेस के हिस्से गई हैं, वो सारी की सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से आ जाती। हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा था कि वो सत्ता में आने वाली, उसकी वही स्थिति जो छत्तीसगढ़ वाली थी कि हरियाणा में चूंकि लोकसभा में उसको 5 सीटें मिल गई थी, तो उसे लग रहा था कि नहीं, अब तो बिल्कुल हमारी सत्ता आने वाली है और बीजेपी को बिल्कुल साफ कर देंगे, क्लीन स्वीप कर जाएंगे। और इस तरह का माहौल भी बनाया गया था, मीडिया में बहुत जबरदस्त माहौल था। और जब मैं मीडिया की बात करता हूँ कांग्रेस के विषय में, तो उसका मतलब होता है एंटी मोदी, एंटी बीजेपी मीडिया, और वो बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब मीडिया का आप ये मान के चलिए कि कुल जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका कम से कम 70-75% हिस्सा वो आता है एंटी मोदी और एंटी बीजेपी के पाले में। तो उन लोगों ने एक माहौल बनाया था कि हरियाणा में तो बिल्कुल कांग्रेस, मतलब केवल शपथ लेना बाकी है। चुनाव में अगर वो किसी कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी चुनाव जीत जाए, किसी खंबे को खड़ा कर देंगे तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। वो माहौल उन लोगों ने बनाया था। जब हरियाणा के रिजल्ट आए तो पता चला कि कांग्रेस ने मुकाबला बहुत कड़ा किया, लेकिन सीटों के मामले में काफी पीछे छूट गई, बहुमत से काफी दूर रह गई और बीजेपी क्लियर मेजोरिटी पाने में सफल हुई। इसके बाद उनका थोड़ा सा घमंड कम हुआ और महाराष्ट्र के चुनावों में उन्होंने एनसीपी, उद्धव सेना मतलब शिवसेना, यूबीटी और कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी भी सम्मिलित थी। वहां का जो रिजल्ट आया वो भी उनके विरोध में चला गया। झारखंड इकलौता राज्य था जहां कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें मिल गई। माना यही जाता है कि वो भी हेमंत सोरेन के प्रभाव में, और खास तौर से हेमंत सोरेन के साथ जो बीजेपी सरकार ने किया चुनाव से कुछ समय पहले, उसमें एक सहानुभूति के रूप में वो सीटें कांग्रेस के हिस्से आ गई। अब कांग्रेस को लग रहा है कि जहां कहीं भी चुनाव होने जा रहा है, वहां पर या तो बाकी क्षेत्रीय दल उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े या कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े। अब यहां पर कांग्रेस बहुत जबरदस्त ढंग से कंफ्यूज्ड है। वो ये तय नहीं कर पा रही है कि उसे गठबंधन में जाना है या कि अकेले चुनाव लड़ना है। अकेले लड़ना है तो केवल नाम के लिए चुनाव लड़ना है या मजबूती से चुनाव लड़ना है। ये जो उसकी कमजोरी है, उसका लाभ क्षेत्रीय दल उठा रहे हैं। अब सारे क्षेत्रीय दल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह कह रहे हैं कि जो इंडी अलायंस था वो तो लोकसभा चुनाव के लिए था, वो हमारा केंद्रीय स्तर पर है, विधानसभाओं में उसका कोई लेना देना नहीं। मसला यह है कि आम आदमी पार्टी, जो कि अपने आप को दिल्ली में बहुत मजबूत मानती है और है भी, उसने स्पष्ट मना कर दिया है कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से। कांग्रेस ने शुरुआत में कोशिश की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शुरू से कह दिया था कि कांग्रेस के साथ वो कोई गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे, तो उन्होंने किया भी नहीं। अब कांग्रेस ने उसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और उन्होंने जो दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, जिनको दुनिया भर की गालियां दे करके, दुनिया भर के उनके ऊपर आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे और शीला दीक्षित के खिलाफ ही वो चुनाव लड़े थे 2013 में, और शीला दीक्षित चुनाव हार गई थी। उनके बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से टिकट दे दिया और संदीप दीक्षित जो है वो हमेशा अरविंद केजरीवाल के बहुत ज्यादा खिलाफ रहे हैं। उसके व्यक्तिगत कारण भी हैं, क्योंकि जिस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के खिलाफ लगाए थे, और उनमें से लगभग सारे झूठे थे, तो उसके चलते संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत ही तीखे बयान देते रहे। लोकसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ, तो इस तीखेपन को कम करने के लिए कांग्रेस ने जो प्रस्ताव किया था, जो मीटिंग की थी, वो संदीप दीक्षित के साथ ही कराई थी। उस एक घटना को अगर छोड़ दें तो संदीप दीक्षित ने पिछले 10-12 साल में अरविंद केजरीवाल
के खिलाफ या आम आदमी के पार्टी के खिलाफ जब भी कोई बयान दिया होगा तो बहुत ही तीखा रहा होगा, शब्दों में भी और उसकी जो प्रकृति रही होगी, आंकड़ों के आधार पर या जैसे भी, तो उसकी जो प्रकृति है वो बहुत तीखी होती है। तो संदीप दीक्षित को जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारा और उसके बाद संदीप दीक्षित ने जिस तरह की बेहद कठोर टिप्पणियां, बेहद तीखी टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर की, चैलेंज किया उनको, वहां से आम आदमी पार्टी को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस दिल्ली में मजबूती के साथ चुनाव लड़ जाए और हम हार जाएं। और यह तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 15 से 20% के बीच में वोट लेने में कामयाब होती है तो अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारना तय है, कोई रोक नहीं सकता। अगर कांग्रेस जिस स्थिति में है, जो कि उसका वोट परसेंट 5% से भी नीचे था पिछले विधानसभा चुनाव में, अगर उसी स्थिति में रहती है या उसमें 1-2% का सुधार होता है तो फिर आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में दिल्ली में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता, ये भी तय है। अब जब अरविंद केजरीवाल ने यह देखा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत चुनाव लड़ रही है तो उन्होंने तुरंत इंडी अलायंस के सभी क्षेत्रीय दलों से संपर्क किया और उन्होंने उन लोगों से यह अपेक्षा की कि वो दल आए और हमारे पक्ष में खड़े हों, यानी कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में, और ऐसा हुआ भी। कहा जाता है कि सबसे पहले डीएमके की तरफ से कांग्रेस पार्टी को कम्युनिकेट किया गया कि आम आदमी पार्टी वहां पर ज्यादा मजबूत है, वो बीजेपी को चुनाव हरा सकती है, इसलिए कांग्रेस अपने कदम थोड़े पीछे खींच ले, और ऐसा होता दिखा। अगर आप पिछले लगभग एक हफ्ते का घटनाक्रम देखें तो कांग्रेस ने उस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणियां नहीं की हैं, बयानबाजी उतनी तीव्र नहीं है, उतनी तीखी नहीं है, संदीप दीक्षित को छोड़कर। संदीप दीक्षित के भी सुर थोड़े नर्म हुए हैं, बाकी कांग्रेस ने लगभग हथियार डाल दिए। अब हुआ यह है पिछले 2 दिनों में कि इंडी अलायंस के जो बाकी घटक थे, जिनमें शिवसेना यूबीटी है, समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश से, तृणमूल कांग्रेस है पश्चिम बंगाल से, और जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इनके नेताओं ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने यहां तक कि जो सबसे मजबूत सहयोगी हैं कांग्रेस के, आरजेडी, तो तेजस्वी यादव तक ने यह बात कही है, ये जो अलायंस था, इंडी अलायंस, वो लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं था। तो विधानसभा में हर पार्टी को स्वतंत्रता है कि वो किसका समर्थन करती है और किसके साथ चुनाव लड़ती है। यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके जो चीफ हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस इंडी गठबंधन का क्या करना है, इसे रखना है या समाप्त करना है, इसका फैसला कर लेना चाहिए, और हो सके तो दिल्ली चुनाव के बाद एक बैठक करके इस पर डिसीजन ले लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे की तरफ से भी इसी तरीके के बयान आए हैं, उनकी पार्टी की तरफ से, कि गठबंधन जो है वो लोकसभा के लिए था और विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव तो अरविंद केजरीवाल से मिलने भी गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो चुनाव प्रचार में भी अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे, उनके साथ मंच शेयर करेंगे। अब कांग्रेस की स्थिति वो है जैसे, मतलब मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, मतलब बहुत ही खराब स्थिति है, वो एकदम फड़फड़ा रही है। उसके बाद कल जरूर कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं के थोड़े तीखे कमेंट आए हैं और मुझे लगता है कि अब शायद कांग्रेस कोशिश करेगी कि दिल्ली में वो मजबूती से चुनाव लड़े। अब उसका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। दिल्ली का मसला ये है कि दिल्ली में मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है, मुझे लगता है 20% के आसपास होगी, 18-20% से कम नहीं होगी। और मुस्लिम वोट बैंक वो किसके साथ जाता है, ये सबसे बड़ा मसला है। सारी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के है, बाकी ना किसी को आम आदमी पार्टी से मतलब है, ना किसी को कांग्रेस से मतलब है। सारा जो झगड़ा है वो है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के। जिस तरह से मुस्लिमों ने पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस पार्टी को एक तरफा वोट किया है, उसको देखते हुए, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है
कि सारे क्षेत्रीय दल भयभीत हैं, खासतौर से वो क्षेत्रीय दल जो इंडिया अलायंस में हैं। उनको लगता है कि अगर दिल्ली में मुसलमान कांग्रेस के साथ चला गया तो ये तय है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी, कांग्रेस चुनाव जीतेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उस स्थिति में भाजपा मजबूत हो जाएगी और यही डर कांग्रेस का है कि भाजपा जो सरकार बना लेगी। लेकिन कांग्रेस जो कर रही है, वो ये कर रही है कि भाजपा सरकार ना बनाने पाए, भले ही उसके बदले में कांग्रेस खत्म हो जाए। अब शायद कांग्रेस को ये थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है कि अगर हम भाजपा को हराने के चक्कर में क्षेत्रीय दलों का इसी तरह का सहयोग करते रहे, तो एक दिन हम खत्म हो जाएँगे। तो हो सकता है कि अब कांग्रेस कुछ कोशिश करे कि वो मजबूती से चुनाव लड़े और अगर मुसलमानों का जो रुख पिछले कुछ चुनावों में रहा है, वही रुख बना रहा दिल्ली में, तो आप तय मानिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। और अगर कांग्रेस ने अभी भी ढुलमुल रवैया अपनाया, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। बड़ी बात मुझे ये लगती है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो जाती है, केवल 5 साल के लिए, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में खत्म हो जाएगी, जो सबसे बड़ी चीज है। और कांग्रेस को ये कोशिश करनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में खत्म हो जाए, अगर उससे सरवाइव करना है तो। और अगर उसे ढुलमुल रवैया अपनाना है, तो फिर तो जो उसकी स्थिति है, वो है ही। अब देखना है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वेणुगोपाल, ये सब क्या निर्णय लेते हैं। जो उनकी कंफ्यूज्ड पॉलिसी है, उसी पे आगे बढ़ते हैं, या वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। और जहां तक बात इंडिया अलायंस की है, तो वो तो खत्म हो गया। अब आप ये मान के चलिए कि उसका अस्तित्व करीब करीब खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के बाद कांग्रेस अब कोशिश करेगी अकेला चलने की। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।